जय हिंद दोस्तों। 50 डे 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 28 है। डे 23 से लेके डे 27 तक हम लोग सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन किए हैं। उससे पहले 1 से 22 तक हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को सॉल्व करके बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग बेसिक्स नहीं पढ़े हैं जाके 1 से लेके 22 तक अपना पूरा का पूरा बेसिक्स क्लियर कर लो। उसके बाद बोर्ड क्वेश्चन का बारी जब आता है हम लोग 23 से कंटिन्यूसली भी बोर्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। जैसे 23, 24, 25, 26, 27 हम लोग बोर्ड क्वेश्चन किए। हम लोग मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैथ का किए हैं 2 दिन, कॉस्ट अकाउंटिंग का 1 दिन और अकाउंटिंग का 1 दिन। आज हम लोग फिर से बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का 2022 का पूरा क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे उससे पहले देख लो, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस 50 दिन की सीरीज में। बस आधा घंटा का वीडियो होता है। आप लोग उनको अपना टाइम का 25 घंटे सिर्फ यूज़ करना है। देखो जब 50 दिन खत्म हो जाएगा ना, आप आधे घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, सिर्फ 25 घंटे में ही आप लोग का पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर हो रहा है और आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा, गारंटीड बोल रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो 2022 में हम लोग का जो MCQs है, सबसे पहला जो 40 मार्क का MCQs है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर 1 का A, फाइल concentrated on technical management, operational management, general management and financial management। सिंपल सा चीज़ है। फाइल किस में कॉन्सेंट्रेट किया है? टेक्निकल में तो सिर्फ नहीं किया है, ना ऑपरेशनल में किया है, किस में किया? जनरल, मतलब सारा चीज में फाइल प्रिंसिपल जो है हमारा आता है। उसके बाद हमारा बी में बोला गया था नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेनरी फायल। अब सिंपल सा बात है, हेनरी फायल कितना प्रिंसिपल दिया है? 14 प्रिंसिपल दिया है। इसका पूरा टोटल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 का 14 पॉइंट मैंने पढ़ाया है। आप लोगों ने डेज वाला में जाके देख लो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर पूरा पढ़ाया हूँ वहाँ पे। हेनरी फायल का भी है और FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट भी, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर लोगे। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कर लोगे। उसके बाद बताया गया है इन्वायरमेंटल स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस बिकॉज इट हेल्प्स इन। देखो इन्वायरमेंटल स्टडी हम लोग को क्यों करना चाहिए? सिंपल सा चीज़ है। इन्वायरमेंट स्टडी हमें क्या बताता है कि हमारे आजू बाजू ऐसा क्या क्या चीज़ है। स्वॉट एनालिसिस SWOT मैंने बताया था, अगर नहीं देखे तो जाके वो वाला वीडियो देख लो, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट वाला वीडियो, वहाँ पे आपका क्लियर होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ठीक है, बिजनेस को अच्छा बनाए या बिजनेस को खराब बना दे, तो जो भी चीज़ें हम लोग का बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है वही हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही बोला है कि बिजनेस इन्वायरमेंट से एग्जैक्टली हमें क्या हेल्प मिलता है? हमें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला वाला, डिसीजन मेकिंग। क्लियर हो रहा है? उसके बाद पॉइंट डी है हमारा द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सिंपल सा चीज़ है, ये हमारा कौन सा होगा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो हमारा डी का जो हमारा सेकंड नंबर का जो है वो हमारा आंसर होगा ई में बताया गया द स्टडी थ्रू विच द टाइमिंग ऑफ रेस्ट इज डिटरमाइंड। सिंपल सा चीज़ है, रेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का पढ़े हैं, उसमें कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, वो है हम लोग का फटीग स्टडी। समझ में आ रहा ना? तो फटीग स्टडी से हम लोग को ये पता चलता है कि एग्जैक्टली एक वर्कर को कितना देर रेस्ट देना चाहिए, कितना काम करने के बाद रेस्ट देना चाहिए और कितना देर का रेस्ट देना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारा इन पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ऐप में बोला गया, देखो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जब हम लोग पेनेट्रेट करते हैं, कब? मार्केट में जब करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हमें अपना बिजनेस जमाने के लिए अपना प्रोडक्ट का प्राइस पहले कम रखना पड़ता है। तभी क्या होता है, एक प्राइस अच्छा सेट होता है, मार्केट में लोग हमारे पास आने लग जाते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइस हाइक करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? लो प्राइस इज चार्ज एट द इनिशियल स्टेज। सबसे स्टार्टिंग का समय प्राइस हम लोग को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा जी, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वाज एडवोकेटेड बाय। सिंपल सा बात है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कौन दिया? हेनरी फायल दिया है, तो हेनरी फायल हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद एच, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग कम अंडर द मिक्स ऑफ। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग
कौन सा मिक्स में आता है? सबसे पहले प्लेसमेंट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्राइस मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स। देखो टेस्ट पेपर में इसका आंसर गलत दिया है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये प्रमोशन मिक्स होगा, क्योंकि प्रमोट करने के लिए हम लोग एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग करते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ये इस चीज़ को ध्यान देना है। बुक में जो तुम्हारा टेस्ट पेपर में आंसर दिया गया वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से आप लोग को पढ़ना, और जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सब पेन कॉपी निकाल के आप लोग को लिखना है। उसके बाद आई ए ब्रांडिंग स्ट्रेटजी वेयर ए मैन्युफैक्चरिंग यूज ए सिंगल ब्रांड नेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे हम लोग सिंगल ब्रांड नेम यूज कब करते हैं? जैसे टाटा क्या करता है, अपना सारा चीज में टाटा 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 लिखे रहता है। मतलब टाटा टी हो, टाटा सॉल्ट हो, टाटा मोटर हो, जो भी है सब टाटा है। मतलब ये एक फैमिली ब्रांड है, समझ में? मतलब सब प्रोडक्ट टाटा के नाम से बिकता। हाँ, एक दो चीज ऐसा है जिसको पर्सनल उन लोग बनाए हैं, दैट इज जूडियो। जूडियो टाटा का प्रोडक्ट है, लेकिन वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल है, तो जूडियो को अलग से वो रख दिया है। लेकिन सारा का सारा चीज़ जहाँ पे एक ही नाम से चले, जैसे हम लोग नेस्ले का चॉकलेट खाते हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली बोलते क्या? किटकैट बोलते हैं, ठीक है? मैगी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इंडिविजुअल ब्रांड है, लेकिन एक ही कंपनी का नाम को यूज करके उसी को ब्रांड के नाम पे यूज करना, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ब्रांड। मतलब सारा का सारा चीज एक ही जगह पे मिल जाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली ब्रांड। तो हमारा आंसर क्या होगा? फैमिली ब्रांड। क्लियर हो गया? जे डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल मैनेजर इज डन अंडर। पोटेंशियल मैनेजर किस में होता है? सिंपल सा बात है, स्टाफिंग में ही तो हम लोग डेवलप करते हैं, क्योंकि स्टाफिंग में बताया गया है रिक्रूटमेंट से लेके उसका अल्टीमेट डेवलपमेंट तक काम कौन करता है? स्टाफिंग करता है। तो यहां पे एक मैनेजर का पोटेंशियल को अल्टीमेट डेवलपमेंट तक लेके कौन जाता है? स्टाफिंग। क्लियर हो गया? उसके बाद बताया गया है कि स्टाफिंग इज प्राइमरली कंसंट्रेट विथ। सिंपल सा बात है, स्टाफिंग किस में आता है? एम्प्लॉयज में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज। द एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर। देखो मैंने दो चीजें बताया था बिजनेस इन्वायरमेंट पे। जो बिजनेस इन्वायरमेंट का वीडियो नहीं देखे, जाके देखो। बिजनेस इन्वायरमेंट मैंने बहुत सारा चीज बताया है, वहां पे आप लोग अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को देख लो, आप लोग को एक चीज समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें वहां से क्वेश्चन आता है। देखो इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में आपको यह बताया गया था कि जो बिजनेस के अंदर जो चीज़ें चेंजेस जो है, जो हम लोग कर सकते हैं, और जिसका चेंज होने से हमें फ़र्क अगर पड़ेगा, सपोज मशीन ख़राब हो गया तो हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं? वो हमारे हाथ में है। एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ना, वो हमारे हाथ में नहीं। गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज कर लिया, अपना बिजनेस से क्या लेना देना? समझ में आ रहा ना? तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जो बिजनेस के बाहर वाले होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा पॉइंट 2, अनकंट्रोलेबल। एम में बताया गया ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद। ऑर्गेनाइजिंग हम लोग को डिसीजन मेकिंग में काम आता है, फिक्सिंग स्टैंडर्ड में काम आता है, कि डिवीजन ऑफ वर्क में काम आता है, कि करेक्टिव एक्शन। ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजिंग का काम ही यही है कि जो प्लान किए हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरीका से काम को बांटना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये रिपीट हो रहा है काफी टाइम में, लास्ट टाइम भी मैंने ये करवाया था कि मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑब्वियसली इन्वेंशन नहीं है। क्लियर हुआ? कंट्रोलिंग फंक्शन इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ। कंट्रोलिंग किसके साथ कनेक्टेड है? ऑब्वियसली प्लानिंग के साथ। देखो प्लानिंग का काम क्या है? लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखना। लेकिन कंट्रोलिंग का काम क्या है? आगे की तरफ भी देखना, मतलब लुकिंग अहेड, और उसके साथ साथ जो प्लान किए हैं हम लोग लुकिंग बैकवर्ड भी जाना पड़ेगा। तो जो हम लोग प्लान करके सेट किए हैं, ठीक उसी हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ये है कंट्रोलिंग का काम। तो वो प्लानिंग के साथ फुल्ली कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आता है, लुकिंग फॉरवर्ड प्लस लुकिंग बैकवर्ड, ये कंट्रोलिंग का काम है। क्लियर हो गया? उसके बाद पी में बताया गया, सॉरी हाँ, पी में हमें क्या बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ। अब स्केलर चेन किस चीज का है? सिंपल सा बात है, टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी एम्प्लॉयज है सबको जोड़ के रखना, ये स्केलर चेन का काम है। क्योंकि हियरार्ची सिस्टम में क्या बताया, रैंकिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कौन कनेक्टेड रहता है? ऑब्वियसली लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मैन। तो पी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद
क्यू में क्या बताया गया, द टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच डील इन इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इंटेंजिबल प्रोडक्ट हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर, सिर्फ सर्विस सेक्टर ही इंटेंजिबल है, बाकी सब में प्रोडक्ट बिकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आर में बताया गया मॉनेटरी पॉलिसी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा आरबीआई के गाइडलाइन के अंडर में आता है, कोई गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता। तो जितना भी मॉनेटरी पॉलिसी होगा वो आरबीआई ही सेट करेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा एस, कंट्रोल इज। देखो कंट्रोलिंग और कंट्रोल में थोड़ा सा अंतर है। कंट्रोलिंग में हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड देखते हैं और प्लस बैकवर्ड देखते हैं। कंट्रोल में हमेशा ओनली बैकवर्ड देखना हम लोग को जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट 1 ओनली बैकवर्ड लुकिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है टी, द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ फायोल सजेस्टेड फॉर बैलेंसिंग ऑफ अथॉरिटी विथ अथॉरिटी एंड क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट 2 है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग का 20 MCQs है। तो सबसे पहला है हमारा फंक्शन ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व। अभी सिंपल सा बात है, एक्सचेंज किस चीज का फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, क्या उसमें एक्सचेंज होता है क्या। उसके बाद फाइनेंसिंग एंड रिस्क टेकिंग में एक्सचेंज है क्या, बाइंग एंड सेलिंग। देखो बाइंग एंड सेलिंग में एक्सचेंज होता है या तो गुड्स या सर्विस, उसके लिए ही हम लोग पैसे देते हैं। गुड्स और सर्विस के लिए मनी हम लोग देते हैं ना, तो उस चीज़ का एक्सचेंज हम लोग का बाइंग एंड सेलिंग में होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो देखो इकोनॉमिक अगर बात आए तो वो मैक्रो होगा। देखो मैक्रो मतलब क्या है, पूरा का पूरा देश की स्थिति को बताना। माइक्रो मतलब छोटा छोटा डिपार्टमेंट का स्थिति बताना। इंटरनल क्या है, सिर्फ अपने बिजनेस के अंदर का बताना। लीगल क्या है, जहां पे हम लोग का लॉज आता है, सिर्फ इसके स्थिति बताना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है इकोनॉमी का, इकोनॉमी हम लोग पूरा देश का देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद है सी, ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वेयर प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। सिंपल सा बात है, एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को अगर बेच दे तो बीच में एक भी मीडिएटर है क्या, अगर बीच में कोई भी नहीं है तो ये 0 लेवल होगा। समझ में आया। बीच में अगर एक जन आता है तो 1 लेवल, बीच में 2 लोग आता है तो 2 लेवल। ये हम लोग पढ़े हैं हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट में। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब हम लोग का स्टार्टिंग से 0 लेवल में हम लोग क्या है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को बेच देता है। 1 लेवल में क्या था, मैन्युफैक्चरर एजेंट को बेचता है, फिर वो क्या करता है, होलसेलर को बेचता, होलसेलर रिटेलर को बेचता, रिटेलर फिर कंज्यूमर तक लेके आता। देखो इतना सारा चीज़ें है, लेकिन बीच में अगर कोई नहीं है तो 0 लेवल। एक जन आएगा तो 1, 2 जन आएगा तो 2, 3 जन आएगा तो 3। क्लियर हो गया। उसके बाद द डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस विच फॉर्म्स द फ्लोर और बेस लेवल ऑफ प्राइस। देखो बेस लेवल के लिए हम लोग के लिए क्या चाहिए, बेस लेवल प्राइस सेट करने के लिए ना डिमांड काम आता है, ना कंपटीशन काम आता है, ना गवर्नमेंट पॉलिसी। हमेशा एक ही चीज याद रखना, दैट इज कॉस्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है ई, द 2 कंपोनेंट ऑफ लिबरलाइजेशन। सिंपल सा बात है, हम लोग लिबरलाइज कब किए थे, 91 में जब लिबरलाइज हुआ था, उसके साथ साथ 2 चीजें और आए थे, एक प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये दोनों जहां पे होगा हम लोग का आंसर है। देखो पॉइंट 4 में प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन दिया, तो पॉइंट 4 हमारा आंसर हो गया। मैनेजमेंट इज अफेक्टेड एट, तो मैनेजमेंट कहां कहां अफेक्ट होता है, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। तो मतलब तीनों में अगर होता है तो पॉइंट 4 हमारा क्या है, ऑल लेवल, मतलब हमारा आंसर पॉइंट 4 है। साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज। देखो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ वहाँ पे, जिसमें हेनरी फायल का 14 प्रिंसिपल है और साइंटिफिक मैनेजमेंट का 2 क्वेश्चन है, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। उसमें मैंने क्या बताया है, ये जो प्रोसेस ऑफ टास्क सेटिंग जो है वो वर्क स्टडी से आता है। तो जो भी टास्क हम लोग को सेट करना, हम लोग को वर्क स्टडी पढ़ेंगे तभी हम लोग को ये चीज़ें क्लियर होगा। क्लियर हो गया। तो पॉइंट एच अभी हम लोग को देखना है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट ए नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर नहीं है, क्या चीज है, इंटेंजिबल मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, ठीक है, जिसको ना देख सकते ना छू सकते। यूनिवर्सल है क्या, हाँ एग्जैक्टली यूनिवर्सल। देखो तुम लोग का बुक में पॉइंट दिया गया परवेसिव, मतलब हमारा मैनेजमेंट जो है ना वो सभी जगह पे है। मैनेजमेंट कहाँ है, सभी जगह पे, इसीलिए उसको परवेसिव बोला जाता है। तो यूनिवर्सल भी सेम चीज़ है,
उसके बाद आता है हमारा सोशल। क्या मैनेजमेंट सोशल है? एग्जैक्टली सोशल भी है, तो इसका मतलब पॉइंट 4 जो है मैकेनिकल नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग का मैकेनिकल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, विच इज नॉट ए नेचर, समझ में आया? तो 3 नेचर तो था लेकिन मैकेनिकल नहीं है। उसके बाद एलपीजी इज कनेक्टेड विद, एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब हो गया हम लोग का प्राइवेटाइजेशन, जी हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी जो है वो हम लोग का इकोनॉमी सुधारने के लिए लाया गया था 91 में मनमोहन सिंह द्वारा। मतलब हमारे उस समय मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो वो यहाँ पे सबसे पहले लिबरलाइज किए थे, तो हमारा प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन उसके साथ आया था। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या किए थे, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए 91 में इस चीज़ को लेके आए थे। फिर उसके बाद आता है बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज डन प्राइमरली। सिंपल सा बात है, बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग स्कैनिंग क्यों करते थे? अभी मैंने बताया ना, स्वॉट एनालिसिस SWOT, या बहुत बुक में टूज एनालिसिस लिखा हुआ TWOS, से सेम चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग स्वॉट स्कैनिंग क्यों करते थे? SWOT क्यों स्कैन करते थे? रियलिस्टिक प्लानिंग के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, एप्रोप्रिएट स्टाफिंग के लिए, या फिर इफेक्टिव मोटिवेशन के लिए। तो हमारा आंसर होता है रियलिस्टिक प्लानिंग के लिए, क्योंकि इफेक्टिव कंट्रोल हमें नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस को पूरा का पूरा चीज़ देखना है। तो एक अच्छा प्लान करने के लिए हम लोग, रियलिस्टिक प्लान करने के लिए हम लोग को स्वॉट एनालिसिस का जरूरत होता है। के में देखो क्या बताया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द ईयर। अभी मैंने बताया ना एलपीजी हमारा कब आया था, मतलब लिबरलाइज कब किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या किए थे? 91 में, जब देश का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था तब ये चीज़ें आया था। क्लियर हुआ? तो 1991। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ। देखो हम लोग का सेल का वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक रिलेशन बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, सेल प्रमोशन करते हैं, या फिर पर्सनल सेलिंग करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन के बीच में बहुत ज़्यादा पजल्ड है। ठीक है, अभी एडवर्टाइज करने से ना हम लोग लॉन्ग टर्म सेल के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ना हम लोग को सेल प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। जैसे डिस्काउंट दे देना, बाय 1 गेट 1 फ्री दे देना, रिबेट दे देना, या फिर कुछ गिफ्ट दे देना। इसमें क्या होता है, सेल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे दीपावली आएगा, जानबूझ के उन लोग क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग डालेंगे, है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री डाल देंगे। ठीक है, EMI फैसिलिटीज़ बढ़ जाएगा, बहुत सारा चीज़ ऐसा आएगा जिससे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हो जाएगा, हमारा सेल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग को सेल प्रमोशन का बहुत जरूरी है। तो हमारा आंसर 3rd होगा, सेल प्रमोशन। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा आता है एम में देखो क्या बताया गया है, मैनेजर आर प्लेस्ड एट द टॉप, मिडिल और लोअर लेवल प्राइमरली इन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे होता है मैनेजमेंट? किस हिसाब से रखा जाता है? क्वालिफिकेशन दे प्रोसेस, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, या फिर अथॉरिटी के हिसाब से। ऑब्वियसली आंसर हमारा क्या होगा, अथॉरिटी के हिसाब से। क्लियर हो गया? तो पॉइंट 3 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आता है हमारा एन, मैनेजमेंट इज प्योर आर्ट। मैनेजमेंट क्या प्योर आर्ट है? नहीं है। प्योर साइंस है? प्योर साइंस भी नहीं है। नाइदर ए प्योर आर्ट नॉर ए प्योर साइंस, ये आंसर हमारा होगा। क्यों? क्योंकि ना प्योर आर्ट है ना प्योर साइंस है। तो एन का आंसर हमारा क्या होगा, 3। अब पॉइंट ओ आते हैं। पॉइंट ओ में हम लोग को लिखा गया है, अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर बेटर कंसेप्शनल क्लियरिटी। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहला आंसर जो हमारा 1 है वही होगा। क्यों? दोनों के बीच में कंसेप्शनल क्लियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हम लोग मैनेजमेंट रखते किस लिए? इसीलिए तो रखते हैं क्योंकि उन लोग के पास क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बेटर कंसेप्शुअल क्लैरिटी। क्लियर हो गया? पी में बताया गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन एलिमेंट ऑफ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब भी आप लोग हम लोग का 2nd चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 5 चीज़ें दिया गया है। उस 5 चीज़ों का टॉपिक में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में दिया होगा, देखोगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। पॉइंट 2 जो है क्यों, कंट्रोलिंग इम्प्लाइज। कंट्रोलिंग क्या बताता है हमें, फीडबैक देता है कंट्रोलिंग। क्यों? कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो हम लोग प्लान किए हैं
उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं कि नहीं प्लान, या फिर जो प्लान कर लिए हम लोग उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करना है, इस चीज़ को देखना। मतलब लुकिंग फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। तो इससे फीडबैक मिलता है, एग्जैक्टली मिलता है। फॉलो अप एक्शन होता है, एग्जैक्टली होता है। रेमेडियल मेजर्स, मतलब तीनों चीज़ हम लोग को मिल रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, फीडबैक, फॉलो अप एक्शन एज वेल एज द रेमेडियल मेजर्स। क्लियर हो गया। उसके बाद आता हमारा लेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। एक प्रोडक्ट का जो लेबल जो है वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द वर्कर देता है, स्टॉकिस्ट नेम नहीं देता, डायरेक्टर्स नेम नहीं देता, हाँ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रांड का नेम रहता है। तो जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट 4 क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा आता है एस, मार्केटिंग एंड सेलिंग आर। मार्केटिंग और सेलिंग क्या सेम चीज है? तो पहला वाला आंसर तो हो नहीं सकता। सेलिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग एग्जैक्टली मार्केटिंग का पार्ट है, तो यहां पे नॉट लिखा तो ये भी आंसर नहीं होगा। पॉइंट 3 सेलिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, हाँ ये थर्ड वाला आंसर हो गया हमारा, सेलिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है डेमोग्राफी इज द रिलेटेड टू। देखो डेमोग्राफी एनवायरनमेंट होता है क्या, जिसमें सारा का सारा चीज है, आपके आजू बाजू जो चीजें दिख रहा है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, जेंडर हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी चीज हो। तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या चीजें बताया गया, पॉपुलेशन, लिटरेसी, पॉवर्टी एंड फाइनेंस। सिंपल सा बात है, अभी मैं क्या बोला, मेल फीमेल सारा चीज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, एक पॉपुलेशन, सिर्फ एक लिटरेसी रेट नहीं, सिर्फ पॉवर्टी रेट नहीं, सिर्फ फाइनेंस नहीं, तो हमारा पॉपुलेशन जो है इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का 40 का 40 पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए विथ रीजन। तो आप लोगों को रटने से अच्छा मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग समझ के पढ़ो, ताकि आप लोग एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से कर पाए। और हाँ, जब तक आप लोग ये 24 मार्क को अच्छा से नहीं करोगे ना, आपका मार्क्स ढंग से नहीं आएगा। तो इसको समझ के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कंपलसरी करना, खास करके ये 50 दिन का जो चैलेंज है, ताकि उन लोग इसका बेनिफिट ले पाए। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।